नमस्कार, मैं डॉक्टर वशिष्ठ डिस्कस करने जा रहा हूं स्रोतो वैगुण्य या ख वैगुण्य। आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, कुपिता नाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संगः ख वैगुण्यात व्याधिस तत्र उपजायते। दोष वहां रुकते हैं जहां ख वैगुण्यता होती है। इसका मतलब क्या है? और फिर वहीं पे जाके दोष दूष्य समूर्छना होती है। इस छोटे से बिंदु को समझना पड़ेगा। अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोष, जब किसी दोष का संचय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रसर हुआ, अब वो प्रसर में पूरे शरीर में घूम रहा है और वो घूमते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पहले से ख विगुणता है, यानी स्रोतो वैगुण्य या स्रोतो दुष्टि है, वहां रुक जाएगा और वहां पे वो व्याधि पैदा करेगा, ऐसा माना जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश किए और वो बैक्टीरिया ब्लड से घूमते हुए एक ऐसे ऑर्गन में पहुंचते हैं जहां पहले से कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम पहले से कब से है? तो दो प्रकार से प्रॉब्लम होती है। इस बात को थोड़ा सा समझना जरूरी है। दो प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। एक होती है, या इसको कहें कि तीन प्रकार भी कह सकते हैं। एक होती है जेनेटिक, जो फैमिलीज में रन करती है, एक फैमिली में, दूसरी फैमिली में, तीसरी फैमिली में। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जहां कोई कोई रोग रन करते हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, बहुत सारी दूसरी बीमारियां। दूसरा होता है कि किसी किसी को जन्म से वो प्रॉब्लम होती है, उस फैमिली में रन नहीं करते, लेकिन वो उस पर्टिकुलर पर्सन को जन्म के समय ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ या ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ प्रॉब्लम आई और उसके कारण उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इसको बोलते हैं कंजेनिटल। पहली कौन सी होगी? हेरिडिटरी। तीसरी होती है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड, जन्म लेने के बाद कोई प्रॉब्लम हुई और उसके कारण स्रोतोदुष्टि हुई। ये तीन प्रकार के बड़े कारण हो सकते हैं। जेनेटिक पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड लोग होते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। कंजेनिटल में भी जो हो गया सो हो गया है, उसको करेक्शन के लिए प्रयास किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, औषधियों से भी या दूसरे माध्यमों से भी। लेकिन बड़ा ग्रुप कौन सा है? स्रोतो वैगुण्य या ख वैगुण्य का बड़ा ग्रुप है अक्वायर्ड डिजीज का। अक्वायर्ड यानी जन्म के बाद उस व्यक्ति ने के शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण उसके शरीर में स्रोतो वैगुण्य हुआ। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए, जब स्रोतो वैगुण्य युक्त व्यक्ति, उसके शरीर में जब दोष दूषित होता है, दुष्ट होता है, प्रकोपित होता है, तब वहां जाके रुकता है उस स्थान पे, ख वैगुण्य वाले स्थान पे, तब रोग होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि रोग पैदा होने से पहले स्रोतो वैगुण्य हो चुका था। हो सकता है उस स्रोतो वैगुण्य, वो किसी स्रोतो वैगुण्य किसी रोग के परिणाम स्वरूप डेवलप हुआ हो, या वो अभी सिम्टम्स नहीं पैदा कर रहा हो लेकिन स्रोतो वैगुण्य हो। लेकिन इतना तो हमें स्पष्ट मान लेना चाहिए कि जब किसी रोग की, बाद वाले रोग की संप्राप्ति होती है, बनती है, संप्राप्ति का निर्माण होता है, संचय प्रकोप प्रसर हो गया है, अब स्थान संचय होना है, तो उसमें तैयारी पहले किसी ऑर्गन में हो चुकी थी। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, या डिसलिपिडीमिया होता है, तो कुछ एक आर्टरीज में जाके, और उन आर्टरीज में भी कुछ एक स्थानों में जाके वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होती है और एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। और ये स्थान कौन से होते हैं? ये स्थान वो होते हैं जहां पे उस आर्टरी को डैमेज हुआ है। जैसे मान लीजिए, यह डैमेज कई प्रकार से हो सकता है।
डैमेज अगर स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इससे हो सकता है, कुछ टॉक्सिन से हो सकता है, बाहर से प्रेशर से हो सकता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है, ट्रॉमा, इन सब से डैमेज होगा तो आगे खौफ-ए-गुणता हो गई। अब मान लीजिए आर्टरीज जो हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें भी ऐसा देखा जाता है कि जैसे इनिशियल जो उनका स्टार्टिंग है आर्टरीज की वहाँ होता है, या जहाँ पे बाइफर्केशन होती है वहाँ होता है, जहाँ पे टर्बुलेंस ब्लड की ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा होता है। मतलब स्पष्ट है कि जहाँ कहीं डैमेज ज़्यादा हुआ है। एक दूसरा और लेते हैं कि जैसे बैक्टीरिया हैं, घूमते घामते वो यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुँचे, अगर उस व्यक्ति में स्टोन्स हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोन नहीं है तो हो सकता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, तो वो खौफ-ए-गुणता हो जाती है। या एक जन्म से एक सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई हैं वो डायलेट हो जाते हैं, और डायलेट हो जाने से क्या होता है कि वहाँ घूमते हुए बैक्टीरिया आते हैं और वहाँ पे रोग पैदा करते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस पैदा हो जाती है। और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हैं, लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि रोग, जो नया रोग पैदा होना है, उस रोग के पैदा होने से पहले शरीर में किसी प्रकार का विकार जरूर था और उस विकार को ही स्रोतो वैगुण्य कहा गया। लेकिन ये स्रोतो वैगुण्य, जैसे मैंने कहा, ये स्रोतो वैगुण्य दो जगह होता है, इसको भी समझना पड़ेगा। एक होता है ये उस पर्टिकुलर टिश्यू में, किसी पर्टिकुलर टिश्यू में अगर स्रोतो वैगुण्य हो गया तो वहां पे रोग होगा, और एक होता है उस टिश्यू को सप्लाई, ब्लड सप्लाई करने वाले या दूसरे चैनल, तो दोनों को थोड़ा सा अलग समझना पड़ेगा। मान लीजिए लिवर है या हार्ट है या किडनीज है, तो किडनीज की बात लेते हैं। तो किडनीज जो है वो अपने आप में एक ऑर्गन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है? इंडिपेंडेंट है? सवाल होगा कि नहीं, जवाब होगा नहीं है। क्यों नहीं है? किडनीज का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या होती है? कैपिलरीज, उनका टफ्ट बना होता है। उन टफ्ट से में क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, और जब फिल्ट्रेशन होता है तो रेनल ट्यूब्यूल्स में वो जाएगा फिल्ट्रेट, और उसके बाद आगे कुछ उसमें रीअब्जॉर्प्शन होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन गौर करिए, क्या जो ग्लोमेरुलस है, नेफ्रॉन का जो हेड है, क्या वो सचमुच किडनी का पार्ट है? गौर से देखिए, क्या सचमुच वो किडनी का पार्ट है? नो, वो तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। यानी ब्लड सप्लाई हो रही थी, ब्लड सप्लाई के जो रक्तवाह स्रोतस हैं पूरे पूरे देह में है, और वही रक्तवाह स्रोतस जो कैपिलरीज का टफ्ट है वो ग्लोमेरुलस बना रहा है। तो ग्लोमेरुलस में और उन कैपिलरीज में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, जैसा कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वगैरह में होता है, या हाइलाइन डिजनरेशन वगैरह होती है उन कैपिलरीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जैसा होता है, या एक्यूट रेनल फेलियर में जैसा देखा जाता है, तो वो एक्चुअली बीमारी किडनी की है, या वो बीमारी, वो रोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है? तो देखा जाए तो कभी आप उसको और अच्छी तरह से गहराई से किसी ऑर्गन को समझना है तो उसको 3-4 भागों में बांटिए। एक तो वो ऑर्गन अपने आप में, और एक उसके अंदर आने वाली ब्लड सप्लाई वाले सारे स्ट्रक्चर्स, यानी आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स, ये अलग है। और एक उसमें नर्व्स, जैसे हम नर्व्स की बात करते हैं। अब डायबिटीज का पेशेंट है, न्यूरोपैथी हो गई,
और जो स्प्लैंक्निक नर्व्स हैं या विसरल नर्व्स हैं वो अफेक्ट हो गई, जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। मान लीजिए यूरिनरी ट्रैक्ट में जाती हैं, ब्लैडर को सप्लाई करती हैं, या फिर इंटेस्टाइन्स को, पर्टिकुलरली जो कोलन को सप्लाई करती हैं। अगर डायबिटीज के कारण न्यूरोपैथी होगी तो यूरिन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। या फिर इंटेस्टाइन्स में अगर होती है, कोलन में, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इंटेस्टाइन्स स्लगिश हो सकते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम इंटेस्टाइन्स में नहीं है, इस बात को समझना होगा। प्रॉब्लम डजंट लाई इन द इंटेस्टाइन्स, प्रॉब्लम डजंट लाई इन द यूरिनरी ब्लड, द प्रॉब्लम लाइज विद द नर्व्स। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है या मान लीजिए ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एग्जांपल दूसरा लेते हैं। किसी को सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है तो ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई, तो ब्रेन में जो प्रॉब्लम है, कहने को तो ब्रेन में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या वो सचमुच ब्रेन की प्रॉब्लम? नो, वो तो ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है, एंड ब्लड वेसल्स आर ए पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये चिकित्सा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं छोटी सी एक इशारा करता हूँ, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिमेंशिया होना शुरू हो गया। डिमेंशिया शुरू इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके ब्रेन में सेरिब्रल इस्कीमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। सेल्स को, ब्रेन सेल्स को अगर ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिलेगी तो डीजनरेशन होगी, डीजनरेशन होगी तो धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति कम होगी, डिमेंशिया हो गया। अब ऐसे में आप देते रहिए मेधे रसायन औषधियां, क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। तो होगा थोड़ा बहुत, फिर चिकित्सा क्या करेंगे? स्रोतोशोधन। अगर सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर, आर्टेरियोल्स में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, थ्रोम्बस आ गया है, तो उसको क्लियर करिए। तो वह चिकित्सा कुछ और होनी चाहिए। यानी जो हम अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की बात करते हैं उसको देखें तो प्राइमरी व्याधि डिमेंशिया के पेशेंट में कई बार, और खास करके जो सेरिब्रल इस्कीमिया से हो रहा है, वो डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम है, प्राइमरी पैथोलॉजी एक्चुअली वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक पार्ट में है, यानी धमनी में है, तो उसको ठीक करेंगे। सेकेंडरी ब्रेन में है, उसके लिए मेधे रसायन औषधियां यूज करेंगे। हम बात कर रहे हैं स्रोतोवैगुण्य की। तो स्रोतोवैगुण्य या खविगुणता जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि टिश्यू, वो ऑर्गन और उस ऑर्गन के अंदर रहने वाली चैनल्स, अगर इन दोनों को आप अलग कर देते हैं तो चीजें समझना मुश्किल, आसान हो जाता है। जैसे अभी बोला डिमेंशिया में स्मृति ह्रास, जैसे हमने बोला अभी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। अब हुआ क्या? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कई बार इसलिए होती है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है। अब हुआ ये कि एंटीबॉडीज बन गई अगेंस्ट जो सेल्स हैं, सेल्स कहाँ? ग्लोमेरुलस के अंदर, जो कैपिलरीज में है, टफ्ट में, तो अटैक तो उनके ऊपर हो गया। तो डिजीज तो एक्चुअली किसकी है? डिजीज है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक पार्ट की। मैनिफेस्ट कहाँ हो रही है? किडनीज में। तो हमें अब ये देखना है, आप कह सकते हैं कि किडनी तो ग्लोमेरुलस के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो ग्लोमेरुलस ही किडनी है। सच बात है, ये सच बात है। लेकिन ये भी सच है कि कंटिन्यूशन में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू जाती है, तो वो ग्लोमेरुलस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी एक पार्ट है। तो जब खविगुणता होती है तो खविगुणता, या एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी बात। लिवर की बात लेते हैं। लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स में ब्लड सप्लाई होती है, उसमें साइनसॉइड्स होते हैं। अब मान लीजिए लिवर सेल में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लिवर के धातु की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर लिवर के अंदर जो कैनालिकुलाई है और या फिर जो साइनसॉइड्स हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, उसके कारण उसमें कोई डिफेक्ट हुआ और उसके कारण रोग होता है, उसको बोलते हैं स्रोतोवैगुण्य। लेकिन स्रोतोवैगुण्य अक्सर हम क्या कहते हैं, अक्सर हम लोग चैनल्स लेते हैं, लेकिन चैनल्स बड़े स्थूल लेवल पे देखते हैं, उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक चले जाइए।
सेल के अंदर प्रवेश करने के लिए चैनल्स होते हैं, और वो चैनल्स जो हैं, जैसे ग्लूकोज चैनल है डायबिटीज़ में। अब एक्चुअली क्या है, डायबिटीज़ में क्या होगा, मधुमेह में रिसेप्टर पे इंसुलिन लगेगी तो ग्लूकोज चैनल खुलेगी। रिसेप्टर पे इंसुलिन नहीं लगी, या लगी लेकिन काम नहीं कर पाई, जैसा कि टिश्यू रेजिस्टेंस में होता है, तो चैनल नहीं खुलेगी। तो देखने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, स्रोत वैगुण्यता हो रही है। कब वैगुण्यता है, चैनल में, खुल ही नहीं रही। लेकिन उसके भी पीछे प्रॉब्लम धातु में है। प्रॉब्लम कहाँ है, धातु में, क्योंकि उस धातु के ऊपर एक एडिपोकाइन लग गई है, एक आम दोष लग गया है, उसको हटाना पड़ेगा, उसकी चिकित्सा करिए। तो ये सारा कुछ इंटरमिंगल्ड है। इसके ऊपर फिर दोबारा बात करेंगे, लेकिन अभी हम इतना ही कहेंगे कि स्रोतो वैगुण्य जन्म से भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है फैमिलीज में, या एक्वायर्ड भी हो सकता है किसी एक व्यक्ति के आहार विहार के कारण। और ये स्रोतो वैगुण्य या खवैगुण्य ये स्रोतों में भी होता है, लेकिन उसको पूरी तरह हम अकेले कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते। तो जिस ऑर्गन में है हम उसके धातु की भी बात करेंगे, उसमें भी हो सकता है, और तब जाके वो रोग होता है। तो ये हमने अभी आपके साथ बात की स्रोत वैगुण्य की। तो अभी आज इतना ही, इसके बाद कोई और प्रॉब्लम लेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।